हाँ, तो बच्चों देखो, अब तक आपने डेल एम निकालना सीख लिया था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी सीख ली। अगर उसी डेल एम को आप उसके किससे ए से डिवाइड कर दो, उसी डेल एम को आप उसके ए से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पैकिंग। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ए से डिवाइड करने में कोई दिक्कत है ना, सिंपल सी बात है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। लो हो गया, हो गया ना खत्म, समझ में आया ना। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरी बात कि सर हम पैकिंग फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, डेल एम में निकाल सकते हैं, है ना। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट बाउंड्स द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। अब बात थी कि सर इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोई पूछे तो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोई पूछे तो मैं बोलूंगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बात करनी है कि डेल, या मैं बोल दूं क्या, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको मैं एक नए तरीके से बताता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन के बाद कि सर आपने ना टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल लिया है ना। अब आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों वही मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सिमिलरली टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, समझ में आया। हाँ, मतलब आप लिख लेना इट इज द एनर्जी, देखना ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। समझ रहे इस चीज को, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप भी समझ लो। मास इफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन एक जैसी चीज है। बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी टोटल बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक ही बात है। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं आप कि 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 आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाल सकते हो और बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हो, आप मास इफेक्ट भी निकाल सकते हो, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन निकाल दोगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आया, उसका नाम क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। मेरे भी बात समझ में आई, आपके भी बात समझ में आई। फिर बात आगे बढ़ी कि मान लो आपका घर है और आपके घर में आपने कुछ भी चीज रख रखी है, जो भी रख रखी है, और आपने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया हर चीज के पास, हर चीज के पास। मान लो एक सुई भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब एक डस्टबिन भी नहीं उठना चाहिए कोई घर से बाहर, ठीक है, लगा दिए, हर जगह लगा दिए। और मैं बोलूं जो सभी चीजें हैं जो आपके घर में रखी हुई है, मैं उसको एक न्यूक्लियन मान लेता हूं, मैं उसको क्या मान लेता हूं, एक न्यूक्लियन, है ना। और जो सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी उसको क्या मानूंगा मैं, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड। अरे जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लियस की, उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड, है ना। हाँ, ये तो बात है सर, उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड, अच्छी बात। बट सर अगर मैं आपके घर को, घर के सामान को क्या मान लूं, घर के एक एक छोटे छोटे सामान को मान लूं न्यूक्लियन, और सिक्योरिटी गार्ड एक बाइंडिंग एनर्जी के काम की तरह काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड एक बाइंडिंग एनर्जी की तरह काम कर रहे हैं, हर एक सिक्योरिटी गार्ड अपने आप में, ठीक है। हाँ,
तो अगर मान लो आपके घर में बाकी सब तो चीज वैसे की वैसी रही और केवल एक बाल्टी उठ, केवल और केवल एक बाल्टी उठ, एक बाल्टी मतलब एक न्यूक्लियन उठ गया। हर कंपोनेंट को जो आपके घर में रखा हुआ है उसको मैंने एक न्यूक्लियन मान लिया, तो केवल और केवल आपके घर से एक बाल्टी उठ गई। इसका मतलब खूब तगड़ी सिक्योरिटी भाई साहब, हर चीज के पास पांच पांच बंदे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड तो ज्यादा थे, नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड तो ज्यादा थे, पर फिर भी चोरी होगी, मतलब अनस्टेबिलिटी थी, है ना। तो चोरी का होना टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड पर डिपेंड करता है या हर एक चीज पे भी डिपेंड करता है? हर एक चीज। देखो मैं आपको रिपीट करके बोलूंगा कि आपका घर सिक्योर है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपका घर सिक्योर है वो आप डिसाइड करोगे कि एक भी चीज नहीं उठनी चाहिए, चाहे वो गिलास हो स्टील का, चाहे वो सोने का गहना। आपका घर सिक्योर कब है? आपके घर से एक भी चीज नहीं उठनी चाहिए, चाहे वो गिलास हो स्टील का, चाहे वो सोने का गहना हो, है ना। हाँ कि नहीं? अरे समझ में आया? चाहे गिलास की चोरी हुई होगी तब भी चोरी हुई, मतलब इनसिक्योरिटी है। और चाहे सोने की चोरी हुई तब भी चोरी है, मतलब इनसिक्योरिटी। मतलब कि अगर घर में से सामान कुछ भी उठ जाए, चाहे छोटी से छोटी चीज उठ जाए, इसका मतलब इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है ना। समझ में आया? आया क्या नहीं आया? चाहे पूरा घर में से सारा सामान उठ जाए, चाहे एक छोटा सा सामान उठ जाए, इनसिक्योरिटी तो है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी टोटल पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है या पर न्यूक्लियन पे, वो मैं बताना चाहता हूं। अब न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस है, या तो सारे न्यूक्लियस दूर दूर चले जाए तब भी अनस्टेबल है, और उनमें से एक निकल के चला जाए तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल। अरे एक न्यूक्लियस है, उसके सारे न्यूक्लियस इधर उधर चले जाए तब भी वो अनस्टेबल है, और उनमें से एक जा रहा है, इसका मतलब तब भी तो वो अनस्टेबल है। मतलब फुली तो सिक्योर नहीं, फुली तो स्टेबल नहीं। मतलब कि सर बाइंडिंग एनर्जी, या मैं बोलूं सर स्टेबिलिटी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है ना। अरे इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है ना। हाँ, कि सर बाइंडिंग एनर्जी टोटल पे डिपेंड ना करके स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। कैसे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, घर से चाहे छोटी चीज उठ जाए, चाहे सारी चीज उठ जाए, चोरी हुई है मतलब घर में सिक्योरिटी कम है, मतलब घर अनस्टेबल है। ऐसे ही न्यूक्लियस में से चाहे सारे न्यूक्लियन दूर दूर चले जाएं, न्यूक्लियस को छोड़ के चाहे एक निकल के चला जाए, मतलब न्यूक्लियस भी कम स्टेबल है। न्यूक्लियस भी कम स्टेबल है। तो मैं बोल सकता हूं सर, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मैं सभी से पूछ रहा हूं, हैशटैग गोलू, है ना, सभी से पूछ रहा हूं कि सर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, बट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, that depends upon the binding energy per nucleon। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सर हमने देखा, अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर बाइंडिंग एनर्जी, हाँ, अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर
अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी तो ज्यादा होगा, है ना? और बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होगी। नहीं, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, इससे पहले तूने सोल्व किया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एफ कितनी थी? तू कुछ सोच, तूने लिखी थी 492, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय हाउ मच? 56, है ना? कैलकुलेट करके बता। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बिस्मिथ कितनी थी? 1640 अपॉन हाउ मच? 209। जल्दी कैलकुलेट करो। देखो ये बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। पहले वाले की कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले की कितनी आएगी? जल्दी बताओ, ये कैलकुलेशन है बहुत भारी। 7.84। तो क्या जिसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर ज्यादा होती है? नहीं, कम भी होती है। जिसकी कम बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर ज्यादा होती है। समझ में आया? मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉन में कौन हुआ? 1 या 2? चलिए बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन हुआ? 1 या 2? फर्स्ट। समझ में आया? हाँ, कि सर बाइंडिंग एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, not on total बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया? हम धीरे धीरे वो आपको सब चीजें पता लग जाएगी, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी, है ना? वो चीजें अभी मैंने डिस्कस ही नहीं की है तो उनका क्या फायदा डिस्कस करके, है? हाँ, तो ये ऐसे से हम कर लेंगे, ऐसे हम कर लेंगे, है ना? फिर मेरे पास आता है क्या? ग्राफ। फिर मेरे पास आता है सर ग्राफ, है ना? वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जो आपको भी अच्छी लगेगी और मेरे को भी अच्छी। आपसे पूछता हूँ, क्या बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है? क्या ये बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है? जल्दी बताओ। सोचो एक बार खुद से। देखो एक बार, मैं आपको इसकी फील्ड दिलाऊंगा, बच्चे इसी चीज में घूमते रहते हैं और उनको कभी कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी नहीं आती, ठीक है? तो मैंने बड़े बड़े टीचर से पूछा था बट देयर वाज नो आउटकम। फिर मैंने खुद में सोचा, कुछ चीजों को रिलेट करके देखा, तो उससे आपको भी शायद कुछ समझ में आए। ठीक है, देखते हैं। आ जाओ। तुमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है? हाँ, तो उसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है? E is equal to -13.6 z स्क्वायर माइनस के, ऐसी कुछ होती है ना? ये कैसे होती है? ये होती सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस टाइम एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी सर आ गई थी 27.2 और काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई -27.2, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी आ गई थी सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना?
अरे समझ में आया? तो सर हमने फिर निकाला तो हमारा आंसर 11.6 इलेक्ट्रॉन। सोच एक बार, क्या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए? तुम खुद बताओ क्या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है ना? हाँ, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर सेकेंड ऑर्बिट में भेजे तो ये आ जाएगा लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन की सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन, है ना? मतलब सर जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा बाउंडेशन। सोचना, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। किसको निकालना इजीली पॉसिबल? सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को या फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन? सेकंड ऑर्बिट के, है ना? क्योंकि सर जब ये जीरो हो जाएगी इसका मतलब क्या होता है सर? जितनी नेगेटिव एनर्जी इसका मतलब उतनी एनर्जी दे दो और उठा ले जाओ, है ना? क्योंकि जब जीरो एनर्जी हो जाएगी टोटल इतनी एनर्जी हम इसको देंगे -13.6। जब मैं इसको इतनी एनर्जी दूंगा, जब मैं सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दूंगा तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? जीरो। एंड एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन इज अनबाउंड एंड दैट इज फ्री टू मूव। देखो बच्चों मैं रिलेट कर रहा हूं, एक बार समझो बात को, एक बार जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसको समझो, एक बार जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी ही होती है एक किस्म से, आप अगर देखो आयनाइजेशन एनर्जी उसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो आयनाइज कर देती है एटम को। समझ में आया? आयनाइज, अरे कुछ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि वो भी आयनाइज कर देती है इसलिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कर बोल दिया। बट क्या वही एनर्जी बाउंड रखती है? अरे वही एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखती है न्यूक्लियस। समझ में आया? तो मेरी बात सुनो अच्छे से कि सर जब तक एनर्जी नेगेटिव रहेगी तब तक क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो अनस्टेबल हो जाता है। वो जो भी कोई वस्तु है या न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के चला जाता है। तो सर इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या इसको मैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो निकल के बच जाएगा? क्या फर्स्ट ऑर्बिट में मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा? क्या फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो निकल के जाएगा? उसको देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन और इसको कहते हैं -3. है ना? अब देखना धीरे-धीरे रिलेट करो कि सर ये फर्स्ट ये सेकंड ऑर्बिट था -3. इसको स्टेबल होना है तो ये क्या करेंगे? टीचर इसने एनर्जी कितनी रिलीज कर दी? 13.6 - 3.4 that is 10.2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, अब ये मोर स्टेबल हो गया। अरे मोर स्टेबल हो गया ना? अरे हाँ कि ना? मतलब सर अब इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वहां पे था
अब वो यहाँ पे आ गया, अब इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये कि जब कभी आप एनर्जी रिलीज करते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो। जब कभी आप एनर्जी रिलीज करते हो तो आप स्टेबल हो जाते हो। हाँ पीना और ज्यादा स्टेबल हो जाते है ना? इतना समझ में आया? और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे उतने ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे उतने ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। तो जो आपका मास जो गायब हो रहा था, जो आपका मास गायब हो रहा था ना न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में, वो एनर्जी बन के चला गया। तो क्या वो जो एनर्जी गैप क्रिएट हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी बन गया था ऐसे, और माइनस एनर्जी चली गई। समझ में आया? कुछ आया समझ में? अरे उसने तो एनर्जी नेगेटिव कर दिया आपकी, और उसी की वजह से तो तुम्हारा सिस्टम बाउंड हो गया ये भाई, और हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। समझ पाए आप कुछ लोग? समझ पाए क्या? देखो एक बात फिर से पता है, इलेक्ट्रॉन हवा में क्यों घूम रहा था? इसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया वो बाउंड? क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया बाउंड हो गया, है ना? इस इलेक्ट्रॉन ने मान ले कैसे भी तरीके से डायनेमिक्स के लिए किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी रिलीज की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ पे आ गया और इसकी एनर्जी हो गई अब क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। तो क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? आया क्या? हाँ। तो समझो मास गायब हो जाता था तो उस टाइम पे न्यूक्लियॉन्स अपनी एनर्जी दे चुके होते थे और उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाती थी, जिससे वो बाउंड हो जाते थे। समझ में आया क्या? आया ना? हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया। समझ में आया? जितनी नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उन चीजों को अलग अलग करने के लिए, और उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। अरे बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये है सर कि उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस चीज को वहां से निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या इस चीज को यहां से निकालने के लिए मेरे को जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आया? हाँ। इसको यहां से निकालने के लिए इंफिनिटी में ले जाने के लिए मेरे को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जब बना था तो कैसे बाउंड हुआ था? क्योंकि इसने रिलीज कर दी थी एनर्जी 13.6 और इसकी पहले एनर्जी थी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 एनर्जी अगर ये रिलीज करेगा तो अब इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अरे इसकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, इसने 13.6 रिलीज कर दी, तो क्या इसकी अब टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी? है ना? और नेगेटिव हो गई। जब कभी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो सिस्टम बाउंड हो जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, चीजों को रिलेट करो थोड़ा, आप अच्छे से समझ पाओगे।
ठीक है ना। हाँ, तो भाई बच्चों आज के लिए इतना ही है। कल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूटन आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको ये बता दिया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टोटल बाइंडिंग एनर्जी पे ना डिपेंड करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूटन पे डिपेंड करती है। कल आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूटन का ग्राफ, उसके साथ में उसकी स्टेटमेंट वो पढ़ा दी जाएगी और स्टेबिलिटी कर्व पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, ओके, बाय।